हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इरा स्टडी में। आप देख रहे होंगे वीडियो, माइक को बिल्कुल मैंने अपने मुंह के पास रख रखा है बिकॉज कि आपको वॉइस की कोई प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से मैंने ऐसा किया हुआ है। एक मिनट और दे दीजिए, बस एक चीज़ और कर दो, कूलर ज़्यादा आवाज़ कर रहा है यार, इसे कम कर दो। अब आवाज़ मैंने कूलर की बहुत ज़्यादा कम कर दी है। आई होप कि अब जो वॉइस की दिक्कत है वो दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमारा सेक्शन बी है, किसका? क्रिमिनोलॉजी और पेनोलॉजी का। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन कि इसके अंदर क्वेश्चन है 1 से लेकर 13 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने चांसेस आने के? 100% चांसेस है इसमें से क्वेश्चन आपको तीन में से 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको इस वीडियो में से मिलेगा। ठीक है, 100% चांसेस है। तो ये 13 क्वेश्चन पढ़िए और एग्जाम में पास होइए। और 13 क्वेश्चन पढ़िए और सेक्शन बी के 20 मार्क्स को पक्के करिए। ठीक है, चलिए अब ज़्यादा बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, 100% कवरेज है 2016 से लेके 2024 तक के सारे एग्जाम पेपरों का। ठीक है, अब कोई बोले इसमें 20-21 नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 20-21 में कोविड की वजह से एग्जाम नहीं हुआ था। चलिए, आपको नोट्स चाहिए होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। बोलोगे सर मेरा नंबर कौन सा नंबर आपका? तो ये मेरा नंबर है, यहां आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। यहां आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। ये इट इज़ माई नंबर, इट्स माई नंबर। ओके बॉस, चलो 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 शुरू करते हैं, बिना बात करे बिना बकवास करे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता डिस्कस द वेरियस काउजेस ऑफ द जुवेनियल डिलिक्वेंसी। मतलब ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जुवेनियल डिलिक्वेंसी के? क्या मतलब? कह रहा भाई सबसे पहले बात करते हैं जुवेनियल डिलिक्वेंसी का मतलब क्या होता है। तो जुवेनियल डिलिक्वेंसी का मतलब होता है कि माइनर के द्वारा किए गए क्राइम। ठीक है, और इसके क्या कारण होते हैं इसके बारे में बताइए कि क्या कारण होता है कि माइनर एक क्राइम करता है। मैं सेक्शन ए में भी इसके बारे में बता चुका हूं, सेक्शन बी में दोबारा बता रहा हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोबारा बताने में, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। आपके सामने रिपीट हो रहा है, सेक्शन बी में थोड़ा सा एक्सपेंड करके ही बताया गया होगा। ठीक है, चलिए बोला गया जुवेनियल डिलिक्वेंसी मीन्स द पार्टिसिपेशन ऑफ द माइनर इन अ इलीगल या एंटी सोशल एक्ट। मतलब वो किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर है या कोई एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर है। अंडरस्टैंडिंग इट्स काउज इट की ऑफ प्रिवेंशन। कहता हम जानेंगे इसके कारण और इसके प्रिवेंशन को। बोलेगा काउज ऑफ जुवेनियल डिलिक्वेंसी। कहता क्या कारण है जुवेनियल डिलिक्वेंसी का? एक मिनट, हमने 8 पे शुरू किया, 9-10 पे क्लास खत्म करेंगे। ठीक है, अब फैमिली रिलेटेड काउज, एक फैमिली से रिलेटेड कारण हो सकता है। हाँ भाई, फैमिली से रिलेटेड कारण हो सकता है। क्या कारण होता है? डिवोर्स, डेथ, है ना, सेपरेशन काउज, इमोशनल इनएबिलिटी, लैक ऑफ, ये सारे कारण हो सकते हैं। पीयर इन्फ्लुएंस, क्या कर सकते हैं? उसको इनको इन्फ्लुएंस किया जा सकता है जिसकी वजह से वो एक माइनर क्या कर सकता है? एंटी सोशल एक्टिविटी कर सकता है या फिर वो क्या कर सकता है? एंटी सोशल इलीगल एक्टिविटी, जिससे कि वो जुवेनियल डिलिक्वेंसी के कारण बन जाता है। स्ट्रॉन्ग पीयर प्रेशरिज्म या कन्फर्म टू ग्रुप नॉर्म्स ऑफ्टन डिलिक्वेंसी एसोसिएटेड विद द गैंग्स या इनकॉन्ग्रुएंस क्राइम एक्ट्स। मतलब गैंग के द्वारा इन्वॉल्व हो सकता है ना, उसको इन्फ्लुएंस किया जाता है किसी गैंग के द्वारा, बोला जाएगा हमारे साथ आओ काम करने के लिए, हमारे साथ क्राइम करो या हमारे साथ घूमो, हमारे क्राइम के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ, है ना। बोलेगा इकोनॉमिक्स फैक्टर। भाई इकोनॉमिक्स फैक्टर हो सकता है, एक माइनर बेरोजगारी के उसमें क्या कर सकता है? काम कर सकता है, चोरी कर सकता है, डकैती डाल सकता है, लूटपाट के उसमें शामिल हो सकता है, ड्रग्स ले सकता है, ड्रग डीलिंग कर सकता है। एजुकेशन फैक्टर, एजुकेशन फैक्टर जब स्कूल फेलियर टू अडेप्ट करता है, रिड्यूस द प्रोस्पेक्ट एंड द इंक्रीज डिसिप्लिनरी रिस्क। कहता है अगर स्कूल हो तो ये अगर स्कूल फेलियर्स है कि वो क्या कर रहे हैं? ड्रॉप आउट कर रही है, रिड्यूस प्रोस्पेक्ट्स एंड द इंक्रीज डिसिप्लिनरी रिस्क। मतलब कहता है बच्चों के दे रहे गए क्राइम को ना स्कूल कम कर सकता है, बट वो स्कूल यहाँ पे फेलियर है, वो एजुकेशन नहीं दे पा रही है और वो उसकी वजह से बच्चे क्या कर रहे हैं? क्राइम की तरफ जा रहे हैं।
बाइंग और नेगेटिव स्कूल इन्वायरमेंटल एलियंस स्टूडेंट्स, है ना, एलियंस स्टूडेंट्स मतलब कि जो स्कूल का माहौल जो है ना वो नेगेटिविटी बन चुका है, ठीक है, जिसका इन्वायरमेंट जो है स्कूल का वो एलियंस स्टूडेंट की वजह से उन्होंने खराब कर दिया, नेगेटिविटी कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ के जो शरीफ बच्चे हैं, जो सही बच्चे हैं, वो भी गलत चीज़ सीख रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं। फिजिकोलॉजी फैक्टर्स, कहता है फिजिकल कोई फैक्टर हो सकता है, जैसे मेंटल इलनेस, कहता है कोई बंदा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब है, खराब है, वो माइनर है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो क्राइम कर रहा है कि सही कर रहा है, उसके अंदर सब कुछ सही है तो वो गलत कर सकता है, ठीक है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कहता है उसकी जो पर्सनैलिटी कहीं से कहीं डिसऑर्डर है, वो रीजन हो सकता है, ठीक है। ट्रोमा प्रीडिस्कोप्स जुवेंशियल टू क्राइम, कहता है ट्रोमा हो सकता है किसी तरह का ट्रोमा, ये देखो क्या कहता है, ट्रोमा प्रीडिस्पोक्स जुविलियंस टू क्राइम, कहता है ट्रोमा प्रीडिस्कोप हो सकता है जिसका जुविलियंस टू क्राइम से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। इम्प्लूसिविटी एंड पुअर इमोशनल कंट्रोल और कंट्रीब्यूशन फैक्टर, मतलब कहता जो इमोशनल कंट्रोल जो होता है ना बच्चे का वो बहुत कम है, जिसकी वजह से कंट्रीब्यूशन हो जाता है, किसी कोई अगर उसको कुछ बोले तो उसके साथ बहस करने लग जाता है, मारपीट करने लगता है, किसी ने उसको कोई छेड़ दिया, कोई बात ऐसे कर दी तो इमोशनल कंट्रोल नहीं हो पाता है और वो हाइपर होके एक्ट कर जाता है, बाय फिजिकली किसी को मार दिया उसने, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, वो एक जुबिलियंस डिसिप्लिनरी का कारण बन जाता है। सोशल एंड कम्युनिटी फैक्टर, कहता समाज और उसके आसपास का माहौल जो होता है वो भी कई बार एक माइनर को जुबिलियंस डिसिप्लिनरी के अंदर घुसा देता है, उसका कारण बन जाता है। बोला क्या, ग्रोइंग अप इन अ क्राइम रिडन नेवर नॉर्मलाइज क्राइम, कहता नेवर जो होता है, पड़ोसी जो होते हैं उनकी वजह से भी उनको क्राइम होता है। लैक ऑफ रेक्ट्रेशनल एंड सोशल फैसिलिटी रिड्यूस पॉजिटिव आउटलाइंस, ठीक है। मेडिकल एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, हाँ भाई मेडिकल की वजह से या कल्चर इन्फ्लुएंस की वजह से, जैसे एक्सप्लोजर ऑफ द वायलेंट और या क्राइम मीडिया कैन इनकॉर्पोरेट इमेशंस, ठीक है। लीगल रिफॉर्म्स बता रखा है, जुविलियन जस्टिस एक्ट 2015, है ना। व्हाट आर द सजेस्टिव मेजर फॉर द प्रिजन रिफॉर्म्स इंडिया, मतलब इंडिया के अंदर क्या सजेस्टिव मेजर्स होते हैं प्रिजन मतलब जो कैदी होते हैं उनके लिए, फिरोमन्स इन इंडिया के अंदर क्या होता है। तो बोला गया इंडियन प्रिजन सिस्टम फेस मेनी चैलेंजेस, इंडिया के जो कैदी का जो सिस्टम्स है ना वो बहुत ज़्यादा चैलेंज को फेस करते हैं। ओवर प्रोवाइडिंग पुअर सैनिटेशन, इंडिकेट्स फैसिलिटी एंड लैक ऑफ रिहेबिशन, मतलब कहता है जो सजेशन मेजर है ना वो बहुत पियर रिफॉर्म है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा क्या कहता है वो एक सिस्टम प्रेजेंट सिस्टम फेस करता है, चैलेंजेस फेस करता है। और वो चैलेंजेस कौन कौन से, ओवर वाइंडिंग, पुअर सैनिटेशन या इंडिकेट्स या फैसिलिटीज एंड लैक ऑफ रिहेबिशन, मतलब रिहेबिशन मतलब कि सुधारक केंद्र जो होता है ना वो बहुत कम है इंडिया के अंदर, जिससे कि जो जेलर होते हैं, जो कैदी हैं, वो नहीं अपने आप को वो कर पाते हैं, ठीक है। तो बोलेगा क्या सजेशन देना चाहोगे, इसके ऊपर सजेशन मांगा ना, सजेशन मेजर ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स, कहते हैं किस तरीके से कैदी जो है दोबारा अपने आप को ठीक कर सके और क्राइम की तरफ ना जाए, उसके लिए उन्होंने बोला। तो हमने बोला इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, वो इम्प्रूव करे क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर को और फैसिलिटी को, मतलब जेल के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसको इम्प्रूव करे और क्या करे, उनकी उसके अंदर प्रोवाइडेड फैसिलिटी को इम्प्रूव करे। बोला क्या, रिड्यूस ओवरवाइंडिंग बाय द बिल्डिंग more prisons and alternative sentences, provide adequate sanitations, clean drinking water and ventilation, और उसको ventilation मिलना चाहिए। rehabilitations and reform programs क्या होना चाहिए, introduce vocationally trainings, education and physically counselings, promote culture and sport activity for the skill development, प्रमोट करे कल्चर करे क्या, किसके लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए। ट्रेनिंग एंड सेंसेशन, ट्रेनिंग एंड सैनिटाइजेशन फॉर द प्रिजन स्टाफ, मतलब जो प्रिजन एंड स्टाफ जो है, मतलब जो कैदियों को कंट्रोल कर रहा है वो जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग कराई जानी चाहिए, उनको सेंसिटाइजेशन बताना चाहिए, जिससे क्या होगा कि वो ट्रेन स्टाफ इज ह्यूमन ट्रीटमेंट एंड लीगल राइट ऑफ
प्रिजन्स, और उनको बताया जाए कि जो कैदी है ना उनको ट्रेन किया जाए ह्यूमन ट्रीटमेंट, एक आदमी की क्या मतलब मनुष्य की क्या ट्रीटमेंट है, किस तरीके से उनको रखा जाना चाहिए, क्या उनका ट्रीटमेंट है, किस तरीके से उनका रख रखाव करना चाहिए, उसके बारे में बताया जाए किसको, जो प्रिजन स्टाफ होते हैं उनको, और उनको लीगल राइट्स बताए जाए किनके, कैदियों के, भाई इनकी ये उनके लीगल राइट्स हैं तो उनको ये चीज़ें मिलनी चाहिए। ठीक है। सेंटिसिजन गार्ड्स टू अवॉइड एब्यूज एंड टॉर्चर, मतलब गाली से बात ना करे और टॉर्चर ना करे किसको, जो सेंसिटिजन गार्ड है, जो जेल के जो गार्ड्स हैं, जो वो देख रहे हैं उनको, प्रिजन्स को, मतलब कैदियों को, उनको वो गाली दे के बात ना करे और टॉर्चर ना करे। लीगल एंड प्रोड्यूसरल रिफॉर्म्स, कहता है लीगल एंड प्रोड्यूसरल रिफॉर्म्स क्या है, चलो सॉरी बोलेगा लीगल एंड प्रोसीड्यूरल रिफॉर्म्स, कहता है लीगल एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स, कहता है इंश्योर स्पीडी ट्रेल्स टू रिड्यूस प्री ट्रेल डिटेंशन, मतलब जो ट्रेल्स चलते हैं ना, जो ट्रायल्स चलती है, ट्रायल्स कह लो, जो ट्रायल्स चलती है कोर्ट के अंदर ना, उसको रिड्यूस किया जाए और प्री ट्रायल्स डिटेंशन किया जाए। इंप्रूव अ लीगल एड फॉर अनडिटेंस प्रिजन्स, क्या करा जाए, इंप्रूव किया जाए, एक लीगल एड किया जाए फॉर द अनडिटेल्स प्रिजन्स, मतलब वो जो जेल में है, कैदी में है, पर उनका क्या होता है, उनका ट्रायल्स नहीं हुआ है ना, ट्रायल कोर्ट में जो ट्रायल चलता है वो कोर्ट में, तो उनके लिए क्या कहता है, लीगल एड किया जाए और उनको ट्रायल होना चाहिए। ठीक है। यूज ऑफ ओपन प्रिजन्स एंड पेरोल सिस्टम, कहता है ओपन प्रिजन यूज किया जाए, ओपन प्रिजन मतलब जो जेल हो ना, प्रिजन जो जेल हो कैदियों के लिए, वो ओपनली हो, खुले ग्राउंड्स में हो, और पेरोल सिस्टम बनाया जाए कि थोड़े थोड़े टाइम के लिए उनको दिया जाए, जो कि ऑलरेडी दिल्ली और महाराष्ट्र के अंदर रूल्स बने हुए हैं। प्रमोट ओपन प्रिजन फॉर द गुड्स कंडक्ट प्रिजनर्स टू एड सोशल रेंटिग्रेशन एंड स्ट्रेंथ पेरोल एंड प्रोहिबिशन मैकेनिज्म। ठीक है, पेरोल एंड प्रोहिबिशन मैकेनिज्म। ठीक है। इम्प्लीमेंट्स ऑफ द मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016, कहता फॉलो करो गाइडलाइंस ऑफ प्रिजन राइट्स ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। एग्जाम्पल के लिए क्या बोला गया, केरल ओपन प्रिजन सिस्टम इज गुड मॉडल फॉर रिफॉर्म्स, कहता केरल का जो ओपन प्रिजन सिस्टम है ना वो बहुत अच्छा है और वो एक मॉडल है रिफॉर्म का। ठीक है, आगे हमारा क्वेश्चन तीसरा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम, कहता है व्हाइट कॉलर क्राइम का क्या कॉन्सेप्ट है, वाई इज लीस्ट डेडिकेटेड एंड लीस्ट पनिशेबल, कहता कौन से ऐसे इधर कम से कम डेडिकेटेड होते हैं, कम से कम पनिशेबल होते हैं। तो बोलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम क्या कहता है, तो कहता है, पहले बता चुका हूं फिर से यहां बता रहा हूं, द व्हाइट कॉलर क्राइम वाज अ फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय द सोशियोलॉजी एडवाइन एच sociologist Edwin H. Sutherland in 1939. It's referred to crime committed by the individual of high social status and representability in the course of their occupation, मतलब वो अपने ऑक्यूपेशन के कोर्स के हिसाब से, और एक हाई सोसाइटी का बंदा था जो ये काम को कर रहा है, जैसे टिपिकली इन्वॉल्विंग डिसाइड्स, कॉन्क्लूमेंट्स या वायलेशन ऑफ ट्रस्ट फॉर फाइनेंशियल गेन्स। दीज क्राइम आर नॉन वायलेशन बट हैव सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब ऐसे ये वो क्राइम होते हैं जो कि वायलेशन तो नहीं होते हैं। पहली बात तो व्हाइट क्राइम वो क्राइम होते हैं, देखो ये जो लाइन लिखी है ना यहाँ पे समझना, ये तो बताया गया कि सोशलिस्ट एडविन एच सुथरलैंड इन 1939 ने बताया कि व्हाइट कलर क्राइम वो क्राइम होता है जो कि समाज के इंडिविजुअल व्यक्ति जो कि हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हाई पॉपुलेटेड पर्सन होते हैं, जो कि काम करते हैं, क्या कहते हैं, वायलेशन करते हैं, वायलेशन ऑफ लॉ करते हैं या अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, पर ये वो क्राइम होते हैं जिसके अंदर वायलेशन नहीं होता है और जो क्या कहते हैं, क्या करता है, इफेक्ट करता है, सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस को इफेक्टेड करता है। एग्जाम्पल कॉर्पोरेट फंड है ना, टैक्स चोरी, मॉरल एंट्री, ये सब पढ़ लेना, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। करेक्टर स्केच, क्या था व्हाइट क्राइम के करेक्टर स्केच क्या है, भाई 10 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं,
ठीक है, मैंने यहाँ सिर्फ 4 पॉइंट लिखे हैं पर आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। तो बोला गया कमिटेड बाय द पर्सन इन प्रोफेशनल रोल या बिजनेस पोजीशन। कहता है जो कमिटेड कर रहा है वाइट क्राइम को, वो पर्सन क्या है, प्रोफेशनल है या एक बिजनेस पोजीशन लेवल पे है। ऑफेंड इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो ऑफेंस है वो इन्वॉल्व किससे है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से। डिफिकल्ट टू डिडक्ट ड्यू टू द सोफिस्टिकेट कॉन्क्लीमेंट मेथड। कहता है इसको जो डिडक्ट किया गया ना, और सोफिस्टिकेटेड और कॉन्क्लेम मेथड के द्वारा ही डिडक्ट किया गया। विक्टिम में बी ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज। कहता है विक्टिम क्या है, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक गवर्नमेंट से या पब्लिक एट लार्ज, कोई भी वो विक्टिम माना जाएगा। ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान किया, गवर्नमेंट को नुकसान किया, पब्लिक एट लार्ज को नुकसान किया, वो इसके अंदर विक्टिम होनी चाहिए। ठीक है, अब वो लगा वाई इज व्हाइट कॉलर क्राइम इज लीस्ट डेडिकेटेड। कहता है क्या कारण है कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो है लीस्ट डेडिकेटेड होता है। पहले तो बहुत सबसे बड़ा कारण तो ये कि वो वायलेशन बहुत कम करता है, वायलेशन ही नहीं होता। चलो बोला गया कॉम्प्लेक्सिटी एंड सोफिस्टिकेशन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर ऑफन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग मल्टीपल लेयर मेकिंग अ ट्रेकिंग डिफिकल्ट्स, लैक ऑफ इमीडिएट विक्टिम। कहता द हार्म काउज इज ऑफन डिस्कस ऑफ द इनडायरेक्ट, सो देयर इज लेस इमीडिएट पब्लिक आउटक्री। मतलब जो उसके अंदर विक्टिम जो होता है ना, बहुत कम विक्टिम होते हैं जो कि पब्लिक आके बोलते हैं कि मेरे को नुकसान हो रहा है ना। लिमिटेड रिसोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका जो इन्वेस्टिगेशन है उसका लिमिटेड रिसोर्स है ना। इन्वेस्टिगेशन फाइनेंसिंग क्राइम रिक्वायर्ड द स्पेशलाइजेशन नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी विच लो इन्फोर्समेंट बाई में लैक। कहता है बहुत कम है। दूसरा क्या बोला, रिल्यूकेंट्स टू रिपोर्ट्स, रिल्यूकेंट्स टू रिपोर्ट विक्टिम सच अ कॉर्पोरेशन में अवॉइड रिपोर्टिंग ड्यू टू द फियर ऑफ रिपोल्यूशन डैमेजेस। वो डर से, रिपोल्यूशन डैमेजेस की वजह से वो क्या करता है, इसके ऊपर केस नहीं करता। ठीक है, इनसाइडर नॉलेज, इनसाइडर नॉलेज की बात करी जाए तो प्री प्रैक्टिस यूज इनसाइडर नॉलेज टू मैनिपुलेटेड सिस्टम विदाउट रेजिंग सस्पेक्शंस। ठीक है, अगला बोला गया, देखो मैं सिर्फ नोट्स को गो थ्रू कर रहा हूँ और आप भी जानते हो भाई 1 घंटे की वीडियो में 13 क्वेश्चन इतने एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो जितना एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ मुझे लगता है कि इस शब्द पे गौर डालना चाहिए, गौर करके ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहिए, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब बोला गया वाई इज द वाइट कॉलर क्राइम इज लीस्ट पनिशेड। कहता है क्या कारण है उसके लीस्ट पनिशमेंट देने के। तो इसके 4 कारण है। पहला, इन्फ्लुएंस एंड पावर, लीगल कॉम्प्लिकेसिटी, जुडिशियल एटीट्यूड्स या इंडिकेट्स लो एंड या इन्फोर्समेंट। ये कारण होते हैं जिसकी वजह से उनको क्या दिया जाएगा, कम पनिशमेंट दिए जाते हैं। हेडिंग से अंदर आप पढ़ लीजिएगा, नोट चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पुलिस इन क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन। कहता है पुलिस का क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल होता है। भाई बहुत बड़ा रोल होता है। कैदी को, जो कैदी ना उसे कैदी बना दे, जो कैदी हो सो आज़ाद घूम छोड़ दे, यही तो रोल है। 10 मार्क्स का है। चलिए बोलेगा मेजर रोल ऑफ पुलिस, क्या रोल है। पहला क्या करता है, मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। एक पुलिस क्या करती है, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, क्राइम डिटेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन, क्राइम को डिटेक्ट करती है, ढूंढती है, और क्या करती है, उसका इन्वेस्टिगेशन करती है। अरेस्ट एंड कस्टडी, कहता है जो क्या कहते हैं, जो अपराधी होता है उसको क्या करता है, अरेस्ट करते हैं और उसको कस्टडी में लेते हैं। क्या करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं और उसको कस्टडी में लेते हैं। ठीक है, दूसरा बोला गया, तीसरा पॉइंट क्या बोला गया। देखो मैं सिर्फ हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ और बस समझा सकता हूँ, अंदर की चीज़ें आपको खुद ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आपके लिए बोला गया प्रिजेंटिव पुलिसिंग, मतलब देखो जो चीज़ नहीं आएगी ना मैं उसको क्लियर कर दूंगा जो समझ में ना होने वाली। इंटेलिजेंसी इरिगेशन द टू बर्थ प्रोटेक्शन क्राइम कम्युनिटी इन एंगेजमेंट टू बिल्ड द ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेशन। मतलब प्रेजेंटिंग करती है पुलिस, क्या करती है, प्रेजेंट करती है, कम्युनिटी को एंगेज करती है और देखती है, बिल्ड करती है ट्रस्ट को और ऑक्यूपेशंस को कि हम हैं, हम हमारे होते हुए कोई क्राइम नहीं होगा। ठीक है, हालांकि उल्टा चल रहा है, सबको पता क्या चल रहा है। पुलिस से तो दुनिया डरती है केस करने से पहले ही, और आ जाता है, ये नहीं सोचती कि अरे हमें हमारे रक्षा के लिए नहीं है, अरे पैसा लेने आया होगा। ठीक है, ये चल रहा है देश के अंदर है। मतलब ये एक मजाक का पार्ट था, कहीं आप लोग सीरियस ले लो और मुझ पर पिटीशन फाइल हो रही है कि अरे आपने पूरे पुलिस को कैसे
ऐसे बोल दिया तो मैं कोई वो नहीं था, इट इज़ अ पार्ट ऑफ जो, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क, ये इसके लीगल फ्रेमवर्क है। चैलेंजेस पढ़ते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। ओवरबर्डन विद द केस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, भाई पुलिस के पास सीधी सी बात है, ओवरबर्डन है किसका, केस का, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का। एलिगेशन ऑफ द करप्शन एंड एब्यूज ऑफ पावर, उनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं करप्शन का, एब्यूज ऑफ पावर का। नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन एंड बेटर ट्रेनिंग, उन्हें जरूरत है किसकी, मॉडर्नाइजेशन की और बेटर ट्रेनिंग की। ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। व्हाट इज रेडिविज्म एंड एक्सप्लेन इट्स इम्प्लीमेशंस, मतलब रेसिडिविज्म का मतलब होता है एक अपराधी जो कि अपराध को कंप्लीट करने के बाद, अपने पनिशमेंट को कंप्लीट करने के बाद दोबारा उसी अपराध को कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिडिविज्म। और इसको एक्सप्लेन करना है इट्स इम्प्लीकेशंस, कि इसके अंदर क्या इम्प्लीकेशन किया जाए, तो ये कैसे रोका जाए, किसके इसके बारे में बात करते हैं। देखो ऊपर डेफिनेशन दिया गया, टेंडेंसी ऑफ द कन्विक्टेड क्राइम टू द रिफर्ड आफ्टर सर्विंग सेंटेंस या अंडरगोइंग रिहेबिशन, रिहेबिशन के अंदर है, मतलब सुधार केंद्र के अंदर फिर भी वो उसको कर रहा है। टाइप ऑफ रिहेबिशन क्या बोलता है, रिप्लेस इनटू क्रिमिनल बिहेवियर, रिप्लेस करता है किसके, क्रिमिनल बिहेवियर को। फेलियर टू रीइंटीग्रेटेड करता है। इम्प्लीकेशन ऑफ रेसिडिविज्म की बात करी जाए तो बोला गया सोशल इम्प्लीकेशन क्या होता है, कहता है अंडर क्राइम पब्लिक सेफ्टी एंड द कम्युनिटी ट्रस्ट एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मतलब कि जो सोशल होना जो पब्लिकली है, पब्लिक को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। अगर बोल दे कि हाँ उसको सजा मिल गई, अभी नहीं करेगा, तो उसको सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, बार बार उसको ताने ना मारे को दोबारा जाके वो करे। क्रिएट अ साइकिल ऑफ द क्राइम अफेक्टिंग द विक्टिम इन सोसाइटी, क्या कहता है, साइकिल क्रिएट करता है, विक्टिम को अफेक्टेड करता है सोसाइटी के लिए। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, कहता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इंक्लूडिंग कोर्ट प्रिमिशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेन्स पब्लिक रिसोर्सेज विच कुड बी यूज फॉर डेवलपमेंट, जो कि यूज करे क्या, डेवलपमेंट के लिए। लीगल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस, लीगल एंड पॉलिसी इम्प्लीकेशंस करे, फिजिकली इम्प्लीकेशंस करे, या लीगल कंसेंस लिखा हो। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम, ठीक है, कहता वो कौन से क्राइम है जो कि सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम होते हैं। बस सीधी सी बात है, सोशल इकोनॉमिक्स में एक ऐसे क्राइम जो कि सोसाइटी को इम्पैक्ट करता हो, एक ऐसे क्राइम जो कि इकोनॉमिक्स को इम्पैक्ट करता हो, ऐसे क्राइम जो कि इन्फ्लेशन को इम्पैक्ट करता हो, वो सारे क्राइम क्या होते हैं, सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम होते हैं। सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम ज़्यादातर क्राइम कौन से होते हैं, जो व्हाइट कलर क्राइम होते हैं वो सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम होते हैं, क्योंकि उससे सोसाइटी, समाज और इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट करता है। बोला क्या, refer to the criminal activity that arise primarily from the social economics conditions society such as poverty, unemployment, educated या lack of education. These crimes are closely linked to social economic structure and usually affected the economics and social justice. The often involve crime committed due to the social deprivation and economics necessity, but can also include crime that exploit social economics disparities. मतलब वही मैंने पहले डिफाइन तो पहले ही कर दिया था, ये तो इंग्लिश के वर्ड में डिफाइन कर दिया। कहता है नेचर एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स, क्या नेचर होता है और क्या इसका कैरेक्टर स्केच है सोशल इकोनॉमिक्स का। तो पहला रूट काउज, कौन कौन से रूट है, पहला पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इनइक्विटीज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी या पुअर लिविंग कंडीशंस, ये लोग होते हैं जो ही सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम के अंदर चले जाते हैं। टाइप्स ऑफ क्राइम, थीफ, रोबरी, करप्शन, फ्रॉड हैं, स्मगलिंग्स, ब्लैक मार्केटिंग, बंडेड लेबर, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इविजन या अदर फाइनेंशियल क्राइम, ठीक है। विक्टिम ऑफेंड सोसाइटी एट लार्ज, मार्जिनेशन, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स, विक्टिम को होता है वो होता है सोसाइटी एट लार्ज होता है, मार्जिनल कम्युनिटीज की होती हैं एंड इकोनॉमिक्स जो इसके विक्टिम होते हैं। Perpetrators can be both lower income individual driven by the necessity या elite exploiting the systems, ये इसके क्या प्रीपेशन होते हैं, ठीक है। बोला क्या, एक्सप्लेन ऑफ सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम, कहता है एक्सप्लेन करो सोशल इकोनॉमिक्स क्राइम को, तो करप्शन को एक्सप्लेन कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है।
बॉन्डेड लेबर को एक्सप्लेन कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग एंड सम्बुलिंग को एक्सप्लेन कर दिया, टैक्स इविजन एंड फ्रॉड को एक्सप्लेन कर दिया। सीधी सी बात है यार, करप्शन क्या है कि एक अफसर के द्वारा करप्शन लिया जा रहा है किसी काम करने के लिए और अपने प्रॉफिट को ले रहा है ना, घूस जिसको बोलते हैं। बॉन्डेड लेबर क्या बोलता है, इलीगल एक्सप्लोशन कर रहा है, पुअर लेबरिंग कर रहा है, फोर्स इंटू सर्वेंटेड, मतलब कम पैसों में लेबर रख रहा है, ठीक है, और नहीं दे रहा सरकार के हिसाब से जो भत्ता तय करी गई है। ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, कहता है इलीगल ट्रेडिंग कर रहा है, इकट्ठा करके महंगे रेट में बेच रहा है, टैक्स इवेजन कर रहा है, टैक्स की चोरी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बस लीगल कॉन्टेक्स्ट एंड रिलेवेंट लॉज। कहता है इसके अकॉर्डिंग लीगल जो कॉन्टेक्स्ट किए गए, रिलेवेंट लॉ किए गए, वो बनाए गए सरकार के द्वारा। इंपैक्ट ऑफ सोशल क्राइम्स, ये इसके इंपैक्ट है क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ फैमिली इन द कॉजन ऑफ क्राइम। कहता है फैमिली का क्या रोल होता है एक क्राइम को जनरेट करने के लिए। तो फैमिली इज द प्राइमरी सोशल यूनिट वेयर अ इंडिविजुअल रिसीव अ इनिशियल सोशलाइजेशन वैल्यू, मोरल डिसिप्लिन एंड द इमोशन सपोर्ट। इट्स प्ले अ crucial and role in the shaping a person personality, behavior and attitudes toward the society and law dysfunction या breakdown in family structures can contribute significantly to crime behavior। मतलब कहता है फैमिली का सबसे बड़ा रोल होता है जो एक कॉजन ऑफ क्राइम को, क्राइम के कारण को इन्वॉल्व करता है, जिसके अंदर इन्वॉल्व है फैमिली का बिहेवियर, उसकी पर्सनैलिटी, उनके बीच में सोसाइटी एंड लॉ, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं उनका क्राइम को। हाउ फैमिली इन्फ्लुएंस इन द कॉजन ऑफ क्राइम। भाई सीधी सी बात है, ऊपर जो पढ़ा था सारा ही आ जाएगा ना। फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे स्ट्रक्चर में रहता है। अब फैमिली कैसे स्ट्रक्चर में जहाँ क्राइम कर रहे हैं, जहाँ लोग वक्त सही से नहीं रहते, वहाँ तो क्राइम होगा ही होगा। टाइप ऑफ फैमिली रिलेटेड तो कॉज ऑफ क्राइम। कहता है ब्रोकन एंड डिस्ट्रीब्यूट फैमिलीज। कहता है ऐसी फैमिली जहाँ कहते हैं ब्रोक हो चुकी है, लड़ाई हो चुकी है, लड़ाइयाँ चल रही हैं, वहाँ क्राइम होना ही होना है। मान लो कि भाई किसी के जड़ जमीन को लेकर लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब चाचा ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था जब हम छोटे थे, आज हम चार भाई चारों के चारों बड़े हो गए, अब चाचा का एक ही लड़का है, अब हम चाचा की ज़मीन पर कब्जा करेंगे, तो वो क्राइम को क्या कर रहा है, एक फैमिली डिस्प्यूट को ही तो क्राइम बना रहा है। फिर बोलता है पेरेंटियल नेग्लेक्ट एंड एब्यूज़। कहता है जो पेरेंट्स है वही गाली गलौज करके बात करते थे, उन्होंने कभी हमें सिखाया ही नहीं किस तरीके से सफ़र करना है। फिजिकल, इमोशन एंड सेक्सुअल एब्यूज़ कर रहे हैं हमारे सामने, हम भी वही चीज़ सीख रहे हैं, वही कर रहे हैं। क्रिमिनल फैमिली बैकग्राउंड। कहता हमारा फैमिली बैकग्राउंड ही क्रिमिनल है, हमारे दादाजी ने खून किया था तो हम खून कर देंगे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना, फैमिली बैकग्राउंड ही खराब है। लेक ऑफ पेरेंट्स सुपरविजन। कहता पेरेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया, बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, उसको लत लग गई सिगरेट दारू की, अब वो चोरी कर रहा है। इकोनॉमिक्स हार्डशिप। कहता है कुछ ऐसा है, क्या होगा, इकोनॉमिक्स थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, काम करना था, काम नहीं किया, हमने ड्रग्स सप्लाई करना शुरू कर दिया, गांजा बेचना शुरू कर दिया कि चलो गांजा बेच के कुछ पैसा आ जाएगा, ठीक है। फैमिली स्ट्रक्चर बता ही दिया मैंने। फिजिकल इंपैक्ट ऑफ द फैमिली इन्वायरमेंट। कहता है फिजिकल इंपैक्ट पड़ता ही पड़ता है, वायलेशन हो रहा है, मेरे सामने मारा पीटा जा रहा है मम्मी को, मैं भी आगे जाकर यही करूँगा अपनी बीवी के साथ, मम्मी मारा पीटा करूँगा, ठीक है, मेरे बाप को मेरा चाचा मार रहा है, कोई भी किसी को मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तो फैमिली जो थी ऐसी थी, इसकी वजह से हमने ये चीज़ें सीख ली। अगला क्वेश्चन कहता है क्राइम बिहेवियर इज अ डिसीज विच रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट रेदर देन पनिशमेंट। अ क्राइम नोटिस क्या बोलता है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये एक डिसीज है विच इज रिक्वायर्ड टू ट्रीटमेंट रेदर देन पनिशमेंट। कहता है क्राइम का जो क्रिमिनल जो है उसका जो बिहेवियर है ना वो एक ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसको सजा देने से कुछ नहीं होगा, वो ठीक नहीं होगा। एक क्रिटिकल नोट्स लिखना है इसके ऊपर। तो पहले क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखा गया है, इंट्रोडक्शन को तो छोड़ो, ये पढ़ो। अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। कहता है क्रिमिनल बिहेवियर एज अ डिसीज। क्रिमिनल बिहेवियर क्या है, एक डिसीज है, मतलब एक तरह की बीमारी है। व्यू द स्टेटमेंट ऑफ द मेडिकल एंड फिजिकल मॉडल्स ऑफ क्राइम विच ट्रीटेड द क्राइम एज अ सिम्पटम ऑफ द अंडरलाइनिंग मेंटल सोशल ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्या बोला गया कि जो क्राइम है ना वो एक बायोलॉजिकल मेंटल प्रॉब्लम है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, वो क्राइम नहीं है। ट्रीटमेंट वर्सेस पनिशमेंट, उसने बोला कि वो ट्रीटमेंट दो, पनिशमेंट नहीं। तो बोला गया इंस्टेंट टू द रिट्रीब्यूशन या इनक्रिएशन द इनफेसिस इज ऑन रिहेबिलिटेशंस थेरेपी एंड सोशल रिइंटीग्रेशन, ठीक है, ये तो हमने समझा इसके लाइन को। अब बोला गया आर्गूमेंट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट। कहता है इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हुए एक आर्गूमेंट, और वो तो सपोर्ट करते हुए था, ये था क्रिटिसिज्म एंड काउंटर आर्गूमेंट।
कहता है ये आर्गूमेंट जो मैंने 4 लाइन लिखे, देखो उसने बोला कि आप क्या करो नोट्स लिखो। तो पहले हमने क्या लिखा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ते हैं ना, तो पहले हमने क्या लिखा उसके सपोर्ट में कि हाँ भाई ठीक कह रहा है, बढ़िया कह रहा है कि एक बीमारी है तो उसको ठीक करो, सजा मत दो। दूसरा कहता है नहीं नहीं सजा दो, बीमारी नहीं है, ये उसकी बात करता है। ठीक है, चलो तो बता दें 4 पॉइंट क्या क्या है। कहता है साइंटिफिक थ्योरी ऑफ क्राइम, कहता है साइंटिफिक क्या थ्योरी है क्राइम। ठीक है, वो कहता है द मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी सो द फिलोजिकली डिसऑर्डर, एडिक्शन, मेंटल इलनेस एंड सोशल मेलजस्टमेंट कैन बी लीड टू क्राइम एक्ट्स, है ना। ये साइंटिफिकल थ्योरी ऑफ क्राइम कहता है कि भैया फिजिकली देखा जाए वो डिसऑर्डर है, एडिकेशंस है, मेंटल इलनेस है एंड सोशल मेल एडजस्टमेंट है, जिसकी वजह से वो क्राइम का एक्ट कर रहा है। जो कि एक बड़ा एग्जांपल है जुवेनियल डिसिप्लिनरी, लाइकली फैमिली इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। फैमिली इश्यूज की वजह मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होगा। इसका एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एक वेब सीरीज है, वेब सीरीज का नाम है शायद चिकित्सालय। उसमें जो लड़का होता है उसका बाप भाग जाता है उसकी माँ को छोड़ के, आप अगर देखा होगा तो। और वो बच्चे को क्या ताना मिलता है सोसाइटी से, समाज से, क्या बोलते हैं अरे तेरा बाप भाग गया, तेरा बाप भाग गया। अब वो मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, वो भूलने लग जाता है चीज़ों को कि किया क्या उसने। ठीक है, तो जब उसके पास चिकित्सालय के मेडिसिन आती है, ठीक है, एक तरह का वैक्सीन होता है, वो वैक्सीन का डब्बा कहाँ रखा था उसको पता नहीं। जब उससे पूछा जाता है कि भाई वैक्सीन का डब्बा कहाँ, तो बोलता है कि भाई मैंने तो, मेरे को नहीं पता, मुझे दिया नहीं। तो लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोल रहा है। लोग क्या बोलते हैं, झूठ बोल रहा है। तो वो लोगों की नज़र में तो क्राइम हो गया, बट एक्चुअल में वो क्रिमिनल नहीं है, वो भूल गया, उसको नहीं पता उसने क्या करा। तो इसलिए बोला कि मेंटल इलनेस था। ठीक है, चलो रिहैबिलिटेशन फोकस कहता है क्या करना चाहिए, रिहैबिलिटेशन पे फोकस करना चाहिए, सुधार पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, ह्यूमन राइट्स प्रेजेंटिव, कहता है ह्यूमन राइट्स को प्रेजेंटिव करना चाहिए, कि जो उनके राइट्स हो वो उनको मिलने चाहिए। फिर बोलेगा इफेक्टिव एंड द थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस, इफेक्टिवनेस होना चाहिए, इफेक्टिवनेस ऑफ द थेरेप्यूटिकल इंटरवेंशंस होनी चाहिए। ठीक है, जिसके वजह से बोले प्रोग्राम लाइक ड्रग्स इवेशंस, काउंसलिंग, है ना, बिहेवियर रोल थेरेपी सो पॉजिटिव रिजल्ट हमको देगा। तो ये तो बोला कि भाई ये ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट कर लो। अब बोला कि नहीं नहीं वो क्राइम है, जिसको सजा मिलनी चाहिए, पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले नीचे पढ़ते हैं, प्रैक्टिस चैलेंजेस, इस चैलेंजेस को प्रैक्टिस करना चाहिए। पब्लिक सेफ्टी कंसर्न, कहता है पब्लिक सेफ्टी सबसे पहला कंसर्न है। ऐसा ना हो कि हम उसको बीमारी समझ रहे हैं, बाहर छोड़ रखा है और वो दोबारा क्राइम को कर दे। जस्टिस एंड रिट्रीब्यूशनस होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, जो विक्टिम है उसको जस्टिस मिलना चाहिए, जो विक्टिम है उसको ये सेफ होना चाहिए कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ तो सामने वाले को सजा मिली है। क्रिमिनल बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज डिसीज, क्या कहता है क्रिमिनल बिहेवियर क्या हमेशा क्या डिसीज नहीं होता। फ्री विल, ग्रीड और मैल्यूसियस इंटेंशन, मैल्यूसियस मतलब गंदे इंटेंशन के साथ, वो भी कई बार इस चीज को करते हैं। बोलेगा व्हाट इज द रोल ऑफ प्रिविजन इन मॉडर्न पेनोलॉजी, कहता है एक प्रिविजन्स का क्या रोल है मॉडर्न पेनोलॉजी के अंदर। तो बोलेगा पेनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ क्रिमिनोलॉजी दैट डील विद द स्टडी, पनिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन्स, मतलब मैनेजमेंट कैदियों के पनिशमेंट की और उनके रख रखाव की मैनेजमेंट के बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। इट्स अ फोकस हाउ सोसाइटी पनिशेज ऑफेंडर एंड एम्स टू रिफॉर्म देम, कैसे सोसाइटी इसको ऑफेंड करेगी और इसको रिफॉर्म करेगी। द प्रिजन सिस्टम इज सेंट्रल मॉडर्न पेनोलॉजी एज द क्रिमिनल इंस्टीट्यूट ऑफ द कैरी आउट द पनिशमेंट्स एंड रिहैबिलिटेशंस। ठीक है, रोल ऑफ प्रिजन इन मॉडर्न पेनोलॉजी, कहता क्या रोल होता है। मैं इसके हेडिंग्स पढ़ूंगा, आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा डिटेल के अंदर। वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट लेकर या नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेलेंस, अच्छा नोट्स क्यों लेना जरूरी है आपके लिए, भाई आप नोट्स ले लोगे ना, पूरी चीज़ एक अच्छे से एक बार गो थ्रू मार लोगे वीडियो के साथ, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। दूसरा, पूरा का पूरा 100% पेपर मेरे इसी नोट्स में आना है। इस पे मत जाइए, यहाँ मत जाइए, यहाँ अगर जा रहे हैं ना कि भाई 118 पेज है, भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस ले लेके देखा, 118 पेज आपको मुश्किल से मुश्किल आप 1 घंटे में पढ़ दीजिएगा। 1 घंटे में आपने नोट्स पढ़ा, पूरा का पूरा आपका पेपर तैयार। ठीक है, क्या करेगा, पनिशमेंट करेगा, रिहेबिलिटेशन एंड द रिफॉर्म्स, सोशल प्रोटेक्शन, रिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर्स।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स मेंस रिया। मेंस रिया के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, इसका एक शॉर्ट नोट मांग रहा है। तो मेंस रिया का क्या होता है? गिल्टी माइंड, मेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटेंशन। कहता है उसका माइंड क्या है? गिल्टी था, वो पहले से ही मेंटल एलिमेंट्स ऑफ इंटेंशन था, इंटेंशनली चीजों करा। मेंस रिया मतलब क्या करा उसने? चीजों को इंटेंशनली किया, नॉलेज में था, है ना, रैकलेसनेस से किया, नेग्लिजेंस जानबूझकर की चीजें उसने। ठीक है, इसको डिफाइन क्या किया गया है? सेक्शन 299 आईपीसी डिफाइंड द कल्पेड हॉनिकैब। ठीक है, चलो अगला है एक्सप्लेन द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। एक्सप्लेन करना है, कहां? क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, एक्सप्लेन करो। कहता है क्लासिकल स्कूल, तो बोलेगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर देखा जाए, पहले तो यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, इंट्रोडक्शन पढ़ देना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर बिफोर द क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस सीन अ रिजल्ट इन द सुप्रीमेंटल फोर्स सीन या मोरल फेलिंग द पनिशमेंट बेयर आर्बिट्री हार्श एंड ऑफेन क्रूलर टॉर्चर एंड डेथ सेंटेंस वेयर द कॉमन एंड लो वेयर विग्यूम एंड इनकन्विस्टेंसली अपील्स। ठीक है, द क्लासिकल स्कूल ऑफ arose the reaction against his system, impeaching the rationality, justice, and the role of law. The key figure of classical school are क्लेजर बिस्कर्स, जैमरी बेंथन। ये की फिगर से पढ़ लेना। की प्रिंसिपल ऑफ द क्लासिकल स्कूल, क्या प्रिंसिपल है? इसके मैंने 6 प्रिंसिपल लिखवा रखे हैं। पहला प्रिंसिपल क्या है? फ्री विल एंड रिटेंशन से, मतलब वो फ्रीली कर सकता है, ह्यूमन जो रेशनल बिहेवियर्स है उसको कम्युनिटी को रिफ्योर कर सकता है, क्राइम रिजल्ट को और ऑक्यूपेशन डिसीजन ले सकता है, वायलेशन लॉज आफ्टर द वेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द ऑक्यूपेशंस, हेडोनिज्म। ठीक है, हेडिंग्स पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ लेना अपना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और डिटेंशन, ये चीजें कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं 1 घंटे के अंदर पूरे का पूरा नहीं करा सकता। मैं हेडिंग पढ़ सकता हूँ, कहीं कहीं जरूरत होगी तो उसको समझा सकता हूँ, और जितना हो सकता है उतना समझा रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगर आप इसको पढ़कर समझ लेते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, इक्विटी और प्रिजम्पशन, कंट्रीब्यूशन ऑफ द केस विकर्स, ये कंट्रीब्यूशन से पढ़ लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मेजर आइडेंट क्लासिकल स्कूल्स, कोई ज़्यादा वो नहीं है। डिफाइन पेनोलॉजी एंड डिस्कस द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम जस्टिस। पेनोलॉजी को डिफाइन किया गया, उसके लीगल डेफिनेशन को बोला गया, स्कोप ऑफ पेनोलॉजी, टाइप ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, प्रिजम कंसोलिडेशन, हेरिटेशंस एंड विक्टिम ऑफेंडर प्रोग्राम्स, रोल ऑफ द पेनोलॉजी एंड द क्रिमिनल ऑफ जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, पहले बता दिया था पेनोलॉजी क्या है, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया था। ये हेडिंग्स पढ़ देना, है ना। कोरेशनल ट्रीटमेंट, प्रोहिबिशन इन द पेरोल सिस्टम, प्रिजन द एडमिनिस्ट्रेशन, टाइप एंड थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, कम्युनिटी बेस्ड करेक्शंस, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कोप ऑफ पेनोलॉजी आ सकता है आपके 10 मार्क्स के अंदर। देखो मेरे द्वारा कराएगा हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं वीडियो देख लो, मत लो नोट्स, पेपर के बाद आके देख लेना। कहना सर जो क्वेश्चन था ना वीडियो के अंदर सारा क्वेश्चन था, बस नोट्स ले लेते पढ़ लेते तो कामयाब हो जाता, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, ये क्या था? पनिशमेंट क्या था? रोल ऑफ पेनल्टी क्रिमिनल एडजस्टमेंट्स, क्या उसका रोल है? पनिशमेंट करता है, डिटेंशंस करता है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड द रिफॉर्म्स करता है, कस्टडी और केयर एंड प्रोटेक्शन करता है, रिडक्शन ऑफ द रेसिडिज्म करता है। ये रेसिडिज्म को बहुत अच्छे से समझा रखा है मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ प्रिजन सिस्टम इन इंडिया। कैसे डेवलपमेंट हुआ? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, एशियंट में कैसा था, मिडर्न में कैसा था, ब्रिटिश काउंसिल में कैसा था, ये पूरा पढ़ना है आपको। ब्रिटिश एरा रिफॉर्म द लेजिस्लेशन, ब्रिटिश एरा के टाइम पे क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट्स के टाइम पे क्या था, और फिर फिलोसॉफिकल ऑफ इंडियन प्रिजन सिस्टम के बाद क्या था, और फिर क्लासिकल प्रिजन सिस्टम, रिसेंटियल प्रिजन सिस्टम, ये सारे सिस्टम आप पढ़ सकते हैं। सजेस्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंस एंड कंक्लूजन, बस इसके साथ ही हमारा सेक्शन भी खत्म होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चंस उसके आंसर इस वीडियो में दिखाए हुए हैं। जहां जरूरत था मैंने हेडिंग्स को पढ़ा है, उसके अंदर से एक्सप्लेन जितना कर सकता था उतना किया है। कम टाइम में इतना ही हो सकता है। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं नोट्स को परचेज करिए, ठीक है, और एग्ज़ाम से पहले इसको एक बार पढ़ लीजिए।
एग्ज़ाम ताबड़ तोड़ जाएगा आपका। कांटेक्ट करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। पहला प्रेफरेंस मैसेज का करिएगा, मैसेज का रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। नोट्स जो है आपको मात्र आपको 199 में आपके नोट्स मिल जाएंगे, 199 इंडियन रुपीज़, नॉट अ डॉलर। तो इतना तो खर्च कर ही सकते हो यार, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।